जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी किसी कोने में, मान लीजिए मध्य पूर्व के किसी संवेदनशील समुद्री रास्ते पर एक व्यावसायिक जहाज पर ड्रोन हमला होता है। जो कि आजकल बहुत आम बात हो गई है। बिल्कुल। और ये घटना वहां से हजारों किलोमीटर दूर होती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर हमारे शहर की स्थानीय सब्जी मंडी में टमाटर और गेहूं के दाम अचानक से दोगुने हो जाते हैं। एकदम सही। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन आज की जो आधुनिक और आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है ना, उसकी एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। और यही वो हकीकत है जिसे आज के इस गहरे विश्लेषण में हम परत दर परत खोलने जा रहे हैं। तो जीएसएम डिकोड्स में स्वागत है, जहां सुर्खियों के पीछे की कहानियों को खोला जाता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के बारे में नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का ये जो हमारा गहन विश्लेषण है, इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं, हमारी पूरी दुनिया पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं। और कैसे हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी अब केवल जलवायु परिवर्तन का समाधान नहीं रह गई है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सबसे बड़ी बात, युद्ध के समय में टिके रहने की सबसे बड़ी रणनीति बन चुकी है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि जब किसी तेल उत्पादक क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडराता है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, ये तो सब जानते हैं। हाँ, वो तो सीधा असर है। लेकिन पेट्रोल पंप से लेकर किराने की दुकान तक, मतलब आम इंसान की थाली तक ये महंगाई कैसे पहुंचती है? एक एक ड्रोन हमले से खेती का क्या लेना देना है? इस डोमिनो इफेक्ट को, या यूं कहें कि तबाही की इस चेन को समझने के लिए हमें आधुनिक कृषि की जड़ों में जाना होगा। देखिए, आज की खेती सिर्फ मिट्टी, पानी और धूप से नहीं होती। ये पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर एक औद्योगिक प्रक्रिया बन चुकी है। खेतों में ट्रैक्टर चलाने, पानी के पंप चलाने और माल ढुलाई के लिए डीजल तो चाहिए ही। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अदृश्य हिस्सा कुछ और है। अच्छा, वो क्या है? वो है प्राकृतिक गैस, यानी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। लेकिन प्राकृतिक गैस का खेती से सीधा क्या संबंध है? मतलब गैस तो हम कारखानों या बिजली के लिए सुनते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा पेज है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आधुनिक कृषि भारी मात्रा में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों पर टिकी है, जो फर्टिलाइजर्स हम खेतों में डालते हैं। हाँ, यूरिया और वो सब। बिल्कुल। और इन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए मुख्य रूप से अमोनिया की जरूरत होती है। अब अमोनिया हवा से नाइट्रोजन लेके बनाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ऊर्जा लगती होगी। बहुत ज्यादा। इस प्रक्रिया में भयंकर उच्च तापमान और भारी दबाव की जरूरत होती है। दुनिया भर में ये तापमान प्राकृतिक गैस को जलाकर पैदा किया जाता है। ओह, तो मतलब गैस सीधा खाद से जोड़ी है। एकदम। तो जब मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है, तो सिर्फ कच्चे तेल की ही नहीं, बल्कि नेचुरल गैस की सप्लाई लाइन पर भी संकट आ जाता है, और युद्ध के खतरे मात्र से कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर वैश्विक बाजार में गैस महंगी हुई, तो कारखानों में अमोनिया बनाना महंगा हो जाएगा। और अमोनिया महंगा हुआ तो किसान के खेत में डलने वाला खाद महंगा हो जाएगा। और अंत में जब किसान की लागत ही बढ़ जाएगी, तो बाजार में आने वाला अनाज और सब्जियां भी महंगी होंगी। बिल्कुल, यही श्रृंखला काम करती है। ये एक पूरा चक्र है। युद्ध का जोखिम आता है, तेल और गैस के दाम में उछाल आता है, इसके बाद ईंधन और उर्वरक महंगे होते हैं। फिर माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिससे खाद्य पदार्थों की भयंकर महंगाई आती है। और जब भोजन महंगा होता है ना, तो घरेलू स्तर पर एक गहरा आर्थिक संकट पैदा होता है, जो अंततः राजनीतिक अस्थिरता लाता है। हमने देखा है कि महंगाई की वजह से कई बार सरकारें तक गिर जाती हैं। सही कहा। इसीलिए ये जो आयातित फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता है, ये असल में ताकत का एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर मैं इसे एक उपमा के जरिए समझाऊं, तो आयातित जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह निर्भर होना किसी ऐसे मकान मालिक के घर में किराए पर रहने जैसा है जो अपनी मर्जी से कभी भी किराया बढ़ा सकता है। बहुत सटीक बात कही आपने, है ना? या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के आपको रातों रात बाहर निकाल सकता है। जब तक दुनिया में शांति है, तब तक ये किराए का घर बहुत आरामदायक लगता है। तेल मंगाओ, रिफाइन करो और जलाओ। हाँ, वो एक आसान रास्ता लगता है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी झटका लगता है, जैसे कोई शिपिंग लेन पर हमला या किसी देश पर प्रतिबंध, तो अचानक से एहसास होता है कि असल में ऊर्जा पर हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं। ये पूरा सिस्टम रातों रात पंगु बन सकता है। और यही वजह है कि ऊर्जा स्वतंत्रता का अब एक नया अर्थ सामने आ रहा है।
जब किराए का घर इतना असुरक्षित है जी। तो स्थायी समाधान अपनी खुद की संपत्ति बनाने में ही है। हाँ, खुद का घर बनाना। जी, और यहीं से हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की रणनीतिक भूमिका शुरू होती है। ये कोई पर्यावरण का शौक नहीं है, ये देशों को ईंधन पर निर्भरता से हटाकर बुनियादी ढांचे के स्वामित्व की ओर ले जाती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। देखिए, तेल और गैस के लिए आपको हर महीने हर साल बार बार पैसा देना पड़ता है जी। लेकिन सोलर और विंड में उसमें एक बार निवेश करने के बाद ईंधन मुफ्त होता है। सही बात है, सूरज कोई बिल तो भेजता नहीं। बिल्कुल, सूरज कोई बिल नहीं भेजता। हाँ। और हवा किसी टैंकर से नहीं आती। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, और ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग उठाते हैं, कि सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। ये एक बहुत आम चिंता है। तो अगर किसी देश की सुरक्षा की बात है, तो क्या क्या आपातकाल या युद्ध के समय में इस पर पूरी तरह से निर्भर रहा जा सकता है? क्या हम मौसम के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था छोड़ सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है। अगर हम सिर्फ एक सोलर पैनल या एक विंड टर्बाइन के नजरिए से सोचें तो हाँ, रात में बिजली नहीं बनेगी, ये एक हकीकत है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि आधुनिक ग्रिड किसी एक तकनीक से नहीं चलते। कोई भी समझदार देश सिर्फ सोलर के भरोसे नहीं बैठता, वे एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां ऊर्जा के अलग अलग स्रोत और स्टोरेज तकनीकें मिलकर एक ग्रिड को स्थिर करते हैं। तो चलिए इस इकोसिस्टम को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर वो कौन सी विशिष्ट तकनीकें हैं जो मिलकर ये ऊर्जा स्वतंत्रता लाती हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे बुनियादी हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सोलर और विंड। सोलर ऊर्जा की सबसे बड़ी ताकत तो शायद ये है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है, बड़े पार्कों से लेकर घरों की छतों तक। बिल्कुल, ये ऊर्जा उत्पादन को विकेंद्रीकृत कर देती है, मतलब डिसेंट्रलाइज कर देती है। एक बड़े पावर प्लांट को दुश्मन मिसाइल से उड़ा सकता है, लेकिन लाखों घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल को आप कैसे नष्ट करेंगे? ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। और पवन ऊर्जा? पवन ऊर्जा अक्सर सौर ऊर्जा की कमियों को पूरा करती है। जब रात होती है या सर्दियां होती हैं, जब सूरज कम निकलता है, तब अक्सर हवाएं तेज चलती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा दिन हो जब ना तो तेज धूप हो और ना ही हवा चल रही हो, तब क्या होगा? यहीं पर स्टोरेज का रोल आता है, और इसमें सबसे अहम है जल विद्युत और पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज, ये क्या होता है? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक विशाल प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करता है। जब ग्रिड में बहुत ज्यादा सोलर या विंड पावर बन रही होती है, मान लीजिए दोपहर में, तो उस अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को एक निचले जलाशय से पंप करके पहाड़ के ऊपर एक ऊंचे जलाशय में भेज दिया जाता है। अच्छा, मतलब बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊपर चढ़ाने में किया। जी, और फिर जब रात को सूरज ढल जाता है और बिजली की मांग बढ़ती है, तो उसी पानी को वापस नीचे छोड़ दिया जाता है। वो तेजी से गिरता पानी टरबाइन घुमाता है और तुरंत ग्रिड को बिजली मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, मतलब पानी को ही एक बैटरी बना दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारी पारंपरिक बैटरी स्टोरेज तो है ही। जो बड़े बड़े लिथियम आयन बैटरी फार्म्स होते हैं, वो ग्रिड को सेकंडों में स्थिरता देते हैं। लेकिन ये सब तो ऊर्जा बनाने और जमा करने की बात हुई। इन सब को जोड़ने वाला जो सिस्टम है, उसका क्या? आप ट्रांसमिशन ग्रिड की बात कर रही हैं। हाँ, मैं इसे अक्सर एक शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह देखती हूँ। मतलब अगर नर्वस सिस्टम कमजोर है तो शरीर कितनी भी ताकत पैदा कर ले, वो काम नहीं करेगा। बिना मजबूत ट्रांसमिशन के बिजली उत्पादन बढ़ाना सिर्फ एक दिखावा है ना? एकदम सही। और इसीलिए हमें स्मार्ट ग्रिड्स चाहिए। पुराने ग्रिड एक तरफा होते थे, बिजली बनी और घरों में चली गई। स्मार्ट ग्रिड दोनों तरफ संवाद करते हैं। मतलब ग्रिड को पता होता है कि कहाँ बिजली की ज्यादा जरूरत है और कहाँ से अतिरिक्त बिजली आ रही है। जी, और वो पलक झपकते ही उस बिजली को सही जगह भेज देते हैं। अब इस इकोसिस्टम में एक और चीज जुड़ती है, परिवहन का विद्युतीकरण। इलेक्ट्रिक बसेस और कारें। हाँ, क्योंकि अगर आपकी बिजली तो साफ है, लेकिन गाड़ियां अभी भी आयातित तेल पर चल रही हैं, तो आप ऊर्जा स्वतंत्र कैसे हुए? सही बात है, फिर तो वही बाहरी निर्भरता बनी रही। इसीलिए ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिक होना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम तकनीक जो अभी विकसित हो रही है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, ये भारी उद्योगों के लिए इस्तेमाल होता है ना? जी, जैसे स्टील या सीमेंट कारखाने। बिल्कुल, क्योंकि भारी उद्योगों को इतनी ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, जो आप सिर्फ बैटरी या बिजली से पैदा नहीं कर सकते।
वहां आपको एक ऐसा ईंधन चाहिए जो जले लेकिन कार्बन न छोड़े। ग्रीन हाइड्रोजन वही काम करता है। तो ये पूरा एक 7 पॉइंट का पोर्टफोलियो बन गया। सोलर, विंड, हाइड्रो, बैटरी, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन। जी, यही वो इकोसिस्टम है जो देशों को लचीलापन देता है, रेजिलियंस देता है। लेकिन क्या ये इकोसिस्टम सिर्फ एक सिद्धांत है? मतलब कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या दुनिया में किसी ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है? बिल्कुल किया है। दुनिया के कई देश पहले ही इसे अपना चुके हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले कनाडा का ही उदाहरण ले लीजिए। कनाडा? वहां तो बहुत ठंड होती है। हाँ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की 80 से 85% बिजली स्वच्छ स्रोतों से आती है। सच में? 80-85%? ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने दशकों पहले विशाल जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर परियोजनाओं में निवेश किया था। आज वो नदियां और डैम उनके ग्रिड के लिए एक तरह की मजबूत रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। तो उस हाइड्रो पावर के स्थिर बेस के ऊपर वो बाकी चीजें आसानी से जोड़ सकते हैं? एकदम सही। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, डेनमार्क, जो पवन ऊर्जा का सिरमौर है। हाँ, मैंने डेनमार्क की विंड टर्बाइन्स के बारे में बहुत सुना है। वहां की 50% से अधिक बिजली सिर्फ हवा से आती है। और ये रातों रात नहीं हुआ। दशकों की सुसंगत नीतियों ने, लगातार सरकारों के समर्थन ने ये मुमकिन किया है। उन्होंने अपने ग्रिड को पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही स्मार्ट तरीके से जोड़ा हुआ है। मतलब जब उनके पास ज्यादा बिजली होती है तो वो पड़ोसियों को दे देते हैं और जरूरत पड़ने पर ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन कनाडा और डेनमार्क तो विकसित देश हैं। अब बात करते हैं उरुग्वे की। उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश। जी हाँ, उरुग्वे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। उन्होंने मात्र 15 वर्षों में अपनी 90% से अधिक बिजली को नवीकरणीय स्रोतों में बदल दिया। वेट, रियली? सिर्फ 15 सालों में 90%? ये तो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये जादू कैसे किया? ये कोई जादू नहीं था। ये स्पष्ट नीतियों और निवेश का कमाल था। उन्होंने विदेशी निवेशकों को एक साफ और स्थिर पॉलिसी दी। उन्होंने कहा, आप सोलर और विंड प्लांट लगाइए, हम गारंटी देते हैं कि एक तय दाम पर बिजली खरीदेंगे। तो निवेशकों का रिस्क खत्म हो गया। बिल्कुल। और देखते ही देखते पैसा और तकनीक दोनों आ गए। ये तो बहुत ही शानदार मॉडल है। लेकिन कभी-कभी बदलाव के लिए एक बड़े झटके की जरूरत होती है ना, जैसे जर्मनी के मामले में हुआ। जर्मनी का मामला तो खैर एकदम सामने की बात है। वो अपनी एनर्जी वेंडे यानी ऊर्जा परिवर्तन नीति पर धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के झटके ने सब बदल दिया। हाँ, क्योंकि उनकी गैस सप्लाई रातों रात खतरे में पड़ गई थी। बिल्कुल। उस संकट ने जर्मनी को अपनी नीतियों को और तेजी से लागू करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि गैस पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अगर हम इन सभी सफलता की कहानियों को देखें तो आगे का रास्ता काफी हद तक साफ नजर आता है। अन्य देशों से प्रेरणा लेते हुए सरकारों और आम नागरिकों को अब क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सरकारों को तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन और स्टोरेज डिप्लॉयमेंट पर काम करना होगा। कृषि को स्वच्छ करना होगा, जैसे कि सोलर इरिगेशन पंप लगाना, जिससे डीजल का खर्च बचे। जी। और साथ ही आम लोग भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, रूफटॉप सोलर लगाकर, ऊर्जा की बचत करके और सबसे जरूरी, सही नीतियों का समर्थन करके। इन देशों ने साबित किया है कि बदलाव के लिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की नहीं, बल्कि लंबी अवधि की नीतियों और ग्रिड निवेश की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये बदलाव बहुत बहुत महंगा नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सिर्फ अमीर देशों या उच्च वर्ग तक ही सीमित न रह जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है और हमें चुनौतियों पर एक निष्पक्ष दृष्टि रखनी चाहिए। सच्चाई ये है कि विकासशील देशों में ग्रिड बहुत कमजोर हैं। उन्हें अपग्रेड करने में बहुत पैसा लगेगा, भारी लागत तो है, और राजनीतिक प्रतिरोध भी होता है। जो पुरानी फॉसिल फ्यूल लॉबी है वो आसानी से तो हार नहीं मानेगी। बिल्कुल। लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है खनिजों के सप्लाई चेन पर कुछ देशों का एकाधिकार, जैसे चीन का लिथियम और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पर दबदबा। ये तो फिर वही बात हो गई ना, पहले मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर थे, अब चीन के खनिजों पर निर्भर हो जाएंगे। लोग अक्सर ये तर्क देते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? जब आप तेल खरीदते हैं
तो आप उसे जला देते हैं, अगले महीने आपको फिर तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन जब आप एक सोलर पैनल या बैटरी खरीदते हैं तो आप एक बुनियादी ढांचा खरीद रहे हैं। एक बार वो आपके देश में आ गया तो वो 20-25 साल तक आपको मुफ्त ऊर्जा देगा। ओहो, ये तो सोचने का एकदम अलग नजरिया है। मतलब आप ईंधन नहीं, एक मशीन खरीद रहे हैं। जी, इसीलिए अब असली बहस ये नहीं है कि हरित ऊर्जा चाहिए या नहीं, ये बहस खत्म हो चुकी है। तो असली बहस क्या है? अब सवाल ये है कि क्या देश इसे सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए जो आवश्यक बुनियादी ढांचा चाहिए उस पर काम करेंगे या नहीं। पूरी चर्चा का सार अगर मैं निकालूं तो वो यही है कि ऊर्जा स्वतंत्रता अब केवल एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, जो देश अपनी ऊर्जा खुद बनाएगा वही भविष्य के संकटों में टिका रह पाएगा। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया और बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, जब दुनिया भर के देश ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जीवाश्म ईंधन पर उनकी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो उन देशों की वैश्विक ताकत और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का क्या होगा, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक धौंस सिर्फ और सिर्फ तेल पर टिकी है? क्या दुनिया की सत्ता का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों की राजनीति तय करेगा। ये था GSMD कोड्स, सुर्खियों के पीछे के सिस्टम्स को समझाने की एक कोशिश। अगर इस दुनिया को आकार देने वाली गहरी ताकतों को समझना है तो आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।